5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय ने भाग लिया। बैठक में बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 4 और उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी। बैठक में कुछ सांसदों के बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने पर मंथन हुआ। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा अखाड़े में उतारा जा सकता है और इसी तरह मठुआ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सांसद शांतनु ठाकुर को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। पूरी दुनिया को कोरोना नाम का नासूर देने वाला चीन अपनी गलती तो क्या ही मानेगा, उल्टा वो इस महामारी में भी अपने टीके के जरिए मुनाफा कमाने की फिराक में। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि दिल्ली में मौजूद चीनी दूतावास ने भारत से चीन जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई शर्त का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक अगर भारत से किसी शख्स को चीन जाना है तो उसे चीन में बनी कोरोना की वैक्सीन लगवानी होगी। यानी आदमी को भारतीय वैक्सीन लगी भी हो तो भी कोई मतलब नहीं। चीन का वीजा तभी मिलेगा जब उसने चीन का बनाया टीका लगवाया, क्योंकि चीन की वैक्सीन को WHO से मंजूरी ही नहीं मिली है और न ही भारत में उसका बनाया टीका उपलब्ध है। भारत के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और इजराइल जैसे 19 देशों के लिए भी ये शर्त रखी गई। ये हमारी एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट होगी कि ये अलाउ कर दिया जाए इसके बारे में कि जैसे कोविशील्ड या कोवी वैक्सीन हो, उनके पास अगर वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट हो तो ये वैक्सीन अलाउ करके उनको एंट्री कर दिया जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान गर्म है और अब इसे और तेज करने के लिए पीएम मोदी आज बंगाल पहुंच रहे हैं। आज सुबह 11 बजे पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली होगी। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। बंगाल के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की आज असम के करीमगंज में भी एक रैली होनी है। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। आपको बता दें, पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के बारामती में एक ऑटो ड्राइवर ने बीच सड़क पर जबरदस्त लावणी डांस कर लोगों को अपना दीवाना बना दिया और दावा है कि अब उसे फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। बाबाजी कांबले नाम के इस ऑटो ड्राइवर के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो महाराष्ट्र का मशहूर लावणी डांस करता नजर आया। डांस भी ऐसा जिसे देख बड़े बड़े डांसरों और एक्टरों के पसीने छूट जाएं। उसका एक एक डांस स्टेप इतनी बारीकी और नफासत से भरा था जैसे कोई पेशेवर डांसर थिरक रहा हो। उसे इस तरह झूमते देख वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। कांबले के टैलेंट से प्रभावित होकर मराठी फिल्मों के एक डायरेक्टर घनश्याम येडे ने उससे मुलाकात की। कांबले ने दावा किया कि घनश्याम येडे ने उन्हें 2 मराठी फिल्मों का ऑफर भी दिया। मेरे को 2 पिक्चर का ऑफर भी दिया और साइन करके लिया कि मैं 2 पिक्चर दे रहा हूँ। बताया गया कि कांबले ने अपने दोस्तों के कहने पर अचानक सड़क पर डांस शुरू कर दिया था, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लग सकता है। टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल और पार्टी के सांसद शिशिर अधिकारी भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। शिशिर अधिकारी नंदीग्राम से ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं। शिशिर अधिकारी ने मीडिया से कहा कि अब वो टीएमसी के साथ नहीं है। इसके अलावा वो पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में 20 मार्च को होने जा रही पीएम मोदी की रैली में भी मौजूद रहेंगे। I will support my son, and if they call me today, आदमी लोग बोलता है कि मोदी का मीटिंग में जाने का, हम जरूर जाएंगे। लड़का कर तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा। खबर है कि ईडी को कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की रिश्वत लेने के सबूत मिले हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा ने पूछताछ में कई अहम बातें बताई, जिनमें 1300 करोड़ की रिश्वत का मामला भी है। खबर है कि ईडी को पता चला है कि इस रकम में 730 करोड़ रुपए विनय मिश्रा और विकास मिश्रा ने लिए। साथ ही पता चला है कि यह घूस प्रभावशाली लोगों के नाम पर ली गई और अब इस बात की जांच चल रही है कि यह रकम किन लोगों के पास और कैसे पहुंची। खबर है कि विकास मिश्रा ने कुछ टीएमसी नेताओं और अफसरों के नाम लिए और उससे पूछताछ के आधार पर ईडी कुछ लोगों को समन्स भी भेज सकती है। दिल्ली से यात्रियों को लेकर उत्तराखंड के टनकपुर पहुंची पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस अचानक उल्टी दौड़ पड़ी। घटना का पता चलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में अलर्ट जारी करते हुए टनकपुर से खटीमा तक फाटकों को बंद करवाया गया। इसके बाद किसी तरह से करीब 20 किलोमीटर के बाद ट्रेन को खटीमा से पहले रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस घटना की वजह से ट्रेन में सवार यात्रियों की जान हलक में आ गई थी। बाद में सभी यात्रियों को ट्रेन से उतारकर बसों के जरिए रवाना किया गया। वहीं इस घटना की जांच के लिए रेलवे की तरफ से 3 अधिकारियों की एक कमेटी बना दी गई है। चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया में आफत बनकर आए बर्फीले तूफान में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। तूफान में वहां के कई शहरों में जगह जगह हजारों लोग फंस गए, जिसकी कुछ तस्वीरें इनर मंगोलिया के हुलनबियर शहर से भी सामने आई, जहां रेस्क्यू टीमें भयानक तूफान में फंसे लोगों को निकालती नजर आई। हालांकि इसके लिए उन्हें खूब जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की गाड़ियां बर्फ के ढेर में छिप गई थी। इसलिए सबसे पहले गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। पहले बचाव कर्मी कुदाल से बर्फ हटाते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 目前已救出群众110人，车辆 चारों तरफ बिछी बर्फ और हाड़ कपा देने वाली ठंड ने रेस्क्यू टीमों के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गाड़ियों से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को साफ किया गया। इसके बाद एक एक कर वहां से भी गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली करेंगे। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले ही किया जा रहा है। इसके बाद पीएम असम के करीमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में आज से सिटी बसों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा पार्क, गार्डन, जिम, स्पोर्ट्स क्लब और चिड़ियाघर भी बंद कर दिए गए। कांग्रेस ने असम चुनाव के तीसरे चरण के लिए 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। असम में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव होगा, जिसमें 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। घटना का पता चलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। करीब 20 किलोमीटर बाद किसी तरह से ट्रेन को रोका गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 84 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह मुंबई में एक दिन में कोरोना के करीब 2400 केस मिले। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने 10 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने उन सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाने का आदेश भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम फेंके गए। इस घटना के बाद बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने का आरोप लगाया। हरियाणा के हिसार में दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने कुश्ती मुकाबले में मिली हार से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रितिका राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली थी और वो अपने फूफा महावीर सिंह फोगाट की अकेडमी में कुश्ती के गुर सीख रही थी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पटरी पर लौटता दिख रहा है। बीती सर्दियों में मौसम ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पुराने दौर में पहुंचा दिया और श्रीनगर में शिकारे एक बार फिर डल झील में चलते दिखे। सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़ दिखने लगी। कश्मीर की खूबसूरती के बीच चेहरों पर न कोई तनाव दिखा और न कोई डर। पहले की तरह लोग एक दूसरे की फोटो खींचते दिखाई दिए। मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी लगी कि आज मुझे 7 दिन हो गए हैं यहाँ कश्मीर में। टूरिस्ट तो बहुत सेफ है। दूसरा, यहाँ की लोकल पब्लिक और ये बहुत कोऑपरेटिव है। पर्यटन जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी के लिए पेट भरने का जरिया है। चाहे शिकारा चलाने वाले लोग हों या फिर बोट हाउस चलाने वाले, सभी के चेहरे हजारों पर्यटकों के आने से खिल उठे। इस साल हमें ऐसे देखने को मिला है कि फेब के महीने में हमारे टूरिस्ट आए। ये वो टूरिस्ट है जो अब्रॉड जाते थे। कोरोना संकट की वजह से लोग छुट्टियां मनाने विदेशों में नहीं जा पाए। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का उद्योग ठंडा पड़ने लगा, लेकिन कश्मीर को अमन वापसी के रास्ते पर ले जाने के लिए ये हालात मुफीद साबित हुए। एक अच्छे विंटर टूरिज्म सीजन के बाद अब कश्मीर में बहार है और पहले से ही यहाँ टूरिस्ट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। केवल श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में पर्यटकों की जैसे बाढ़ सी आ गई।
जिनमें गुलमर्ग भी शामिल है। गुलमर्ग में इस बार नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी देखने गुलमर्ग पहुंच गए। जिसके बाद गुलमर्ग में भी बहार लौट आई। कई इंच मोटी बर्फ की चादर में अटखेलियां करने के लिए हजारों पर्यटकों ने गुलमर्ग का रुख किया। कई पर्यटक बर्फ में फर्राटे भरने वाले स्नो स्कूटर चलाते दिखे। दूर दूर तक फैली बर्फ में तेजी से दौड़ना हो या बर्फीला तूफान आने पर खुद को बचाना हो, बर्फ में स्नो स्कूटर बेजोड़ है। तो कई पर्यटक स्कीइंग का मजा लेने के लिए पहुंचे। गुलमर्ग में इस बार इतनी बर्फ पड़ी कि दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। मजा आया, बहुत ज्यादा। सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा। हेवन है ये, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें आना चाहिए यहाँ पे। और उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च खत्म होते होते जम्मू कश्मीर में सैलानियों का पहुंचना और बढ़ सकता है, जिसकी वजह है ट्यूलिप मेला। डल झील के किनारे ट्यूलिप का मेला शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, जिसे देखने के लिए हमेशा से देश भर में लोग श्रीनगर पहुंचते रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त चहल पहल होती है और एक वलवला होता है लोगों में कि वो टुलिप देखने के लिए यहाँ आते हैं, तो उस हवाले से भी तैयारियां चल रही है। आंकड़ों के लिहाज से भी बीते कुछ महीने जम्मू कश्मीर के लिए शानदार रहे, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी महकमों ने कई तरह के फेस्टिवल कराए और पर्यटकों के लिए कई तरह की नई सुविधाएं बनाई, जिनका असर यह हुआ कि लंबे वक्त बाद दिसंबर के महीने में कश्मीर में 13,000 पर्यटक कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए पहुंचे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर होटल पूरी तरह से भरे रहे। लेकिन जनवरी में भी यह आंकड़ा कम नहीं हुआ, बल्कि जनवरी में 18,000 पर्यटक कश्मीर पहुंच गए। फरवरी में यह आंकड़ा और भी बड़ा हो गया। 28 दिनों वाले महीने में 19,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे और मार्च का महीना अभी करीब आधा ही बीता है, लेकिन कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों की गिनती 13,000 के पार जा चुकी। जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म के ये हालात इसलिए अहम हैं क्योंकि करीब 19 महीने तक जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पूरी तरह ठप रहा। पहले धारा 370 हटाए जाने की वजह से तनाव रहा, फिर कोरोना संकट ने पर्यटन को पटरी से उतार दिया था। न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है। म्यांमार में सेना ने बागी जनता से निपटने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहां के लोग सेना के जुल्म से हार मानने को तैयार नहीं हैं। तख्ता पलट के खिलाफ करीब 1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शनों ने वहां अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लेकिन लोकतंत्र बहाली की मांग पर वो सेना के सामने डटे हुए हैं। म्यांमार के यांगोन में जनता कई बार सेना के पैंतरों को फेल कर चुकी है और इस बार भी वहां की सेना के तेवर लोगों के सामने ढीले पड़ गए हैं। यांगोन के कई इलाकों में हथियारबंद सेना के जवान प्रदर्शनकारियों से काफी दूर खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भी उनसे निपटने के लिए पेट्रोल बम और गुलेल जैसे हथियारों को अपना लिया है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग हेलमेट पहने भी नजर आए ताकि लाठियां पड़ने की सूरत में खुद को बचाया जा सके। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना कई बार वहां खून की होली खेल चुकी है, लेकिन लोगों का जोश हर बार उसके लिए नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जानकारी मिली है कि पुलिस को उनका शव दिल्ली के उनके सरकारी घर में पंखे से लटका मिला। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत का कारण क्या है और पुलिस की जांच चल रही है। इससे पहले बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर पहुंची पुलिस उनके शव को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई, जिसके बाद तफ्तीश शुरू हुई और फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। इस वक्त गोमती अपार्टमेंट में हम लोग मौजूद हैं। फिलहाल तमाम एंगल खंगाले जा रहे हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है, कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद की मौत की खबर मिलते ही हिमाचल के मंडी जिले के उनके गांव में मातम पसर गया। उन्हें जानने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक वो उन्हें छोड़कर चले गए। स्वभाव उनका मेल जोल का था, कोई उसका और किसी से कोई द्वेष भी नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया। खबर है कि रामस्वरूप शर्मा पिछले कई दिनों से बीमार थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ लोगों ने संजीव प्रकाशन के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि संजीव प्रकाशन ने राजस्थान की 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा विवादित लेख छाप दिया था, जिस पर लोग भड़क गए। इन लोगों ने पहले दुकान में तोड़फोड़ की और उसके बाहर कई किताबों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान बवाल कर रहे लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
बंगाल चुनाव के बीच न्यूज 18 ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिससे बंगाल में चल रही देसी बमों की अवैध फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हो गया। ऑपरेशन ब्लास्ट में हमारी टीम अपनी जान दांव पर लगाकर देसी बमों के एक अवैध कारखाने में पहुंच गई, जहां बम बना रहे लोगों ने हमारी टीम से खुलकर बात की। ये क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ। क्या बना रहे हैं? बम? हाँ। बम बनाने वालों ने यह भी बताया कि उनका बनाया एक भी बम बड़ा नुकसान कर सकता है। ये कितना नुकसान करेगा? अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं? हाँ बुझेছি ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमने नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा। 10-12 जन घायल हो जाएगा। सबसे हैरानी की बात यह कि बम बनाने वालों को बड़े ऑर्डर चुनावों और दंगों में ही मिलते हैं। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আসে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता तो भी? हाँ सर, हाँ सर। इस स्टिंग ऑपरेशन में बम बनाने वालों ने बमों की कीमत भी बताई और यह भी बताया कि उन्हें खरीदारों तक पहुंचाया कैसे जाता है। यहां तक कि उन्होंने बम फेंककर उनकी ताकत भी दिखाई। इस स्टिंग ऑपरेशन से साबित हो गया कि बंगाल में राजनीति और हिंसा का चोली दामन का साथ है। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने आज से बस सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि कोरोना के मामलों में आ रहे उछाल को देखते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बसों के संचालन पर आज से अगले आदेश तक रोक रहेगी। बता दें कि गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में कल कोरोना के 1122 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल सवार को पिस्तौल दिखाकर लूट ली। बताया गया कि वो आदमी देर रात अपना मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और लूटपाट के इरादे से उसे डराने धमकाने लगे। जब तक कि वो कुछ समझ पाता, एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ तान दी, जिसे दुकानदार बुरी तरह सहम गया। ये देख बदमाशों ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक बदमाश उस पर पिस्तौल ताने रहा, जबकि दूसरे ने उसकी जेब में रखी नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। इस दौरान वहां से कुछ गाड़ियां गुजरती भी दिखीं, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। लूटपाट करने के बाद बदमाश बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रिया को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीबी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच आज सुनवाई करेगी। बीते साल अक्टूबर में रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसी महीने एनसीबी ने मुंबई के कोर्ट के एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिया और उनके भाई शौविक समेत 33 लोगों का नाम शामिल है। और इसके अलावा कोर्ट के सामने पेश की गई 12,000 पन्नों की चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई राज्यों ने इस महामारी के खिलाफ सख्ती भी शुरू कर दी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह रही कि राजस्थान में इन राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई। सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी। जयपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि ट्रेनों के पहुंचते ही सबसे पहले लोगों की कोरोना जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया गया। जांच के साथ ही उन लोगों का ब्यौरा भी लिया गया ताकि अगर किसी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो तुरंत ही उसे बाकी लोगों से अलग करते हुए उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों की राजस्थान के अंदर स्क्रीनिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही। मध्य प्रदेश में भी इस महामारी का कहर जारी है। वहां कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करवाने के साथ ही सरकार ने जागरूकता अभियान भी चलाया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें।
हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद कई लोग बिना मास्क के ही बाहर घूमते दिखाई दिए। ऐसे लोगों को टोकने पर उनके पास बहानों की कमी भी नहीं मिली। कि आपके पास मास्क है फिर भी क्यों नहीं पहने थे आप? ये लेट हो रहे थे, मुझे घुटन होती है। लोगों के इस रवैये की वजह से राज्य में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिसके बाद कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए शिवराज सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ा और सबसे प्रभावित 2 जिलों भोपाल और इंदौर में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जो रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रोजाना जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी में ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी। भोपाल और इंदौर में यह सख्ती इसलिए बरती गई क्योंकि राज्य के 54% कोरोना के मरीज केवल इन्हीं 2 जिलों से हैं, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 84 की मौत हो गई। यानी इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार चली गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि मौजूदा वक्त में देश के 76% कोरोना के मरीज सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से हैं, जबकि दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर लोगों को डराने लगे। इसके पीछे लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इसीलिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही राज्य सरकारों को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। दिल्ली से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर गाड़ियों को रोककर मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर हैं, वो मास्क के लिए चालान काटने का जो कार्यक्रम है वो पूरी दिल्ली में इसी तरह से चल रहा है। इस दौरान कई लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिखे, लेकिन उन्होंने उसे सही तरीके से नहीं पहना था। ऐसे लोगों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। कुछ जगहों पर लोग चालान काटने पर बहस करते भी दिखाई दिए, हालांकि बाद में उनसे भी जुर्माना वसूला गया। और देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना की जांच की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। होली का त्योहार नजदीक आते ही देश के अलग अलग राज्यों से वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया और इसके साथ ही बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर कोरोना की जांच के लिए केंद्र भी बना दिए गए। पटना रेलवे स्टेशन पर इस महामारी की जांच के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। जांच के बाद ही वहां लोगों को स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत दी गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच नीतीश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाने का भी आदेश जारी कर दिया। जो भी यात्री बिहार पहुंचेंगे तो पहले उनका कोरोना जांच होगा और निगेटिव पाए जाने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने देश के कई राज्यों में कोरोना के तेजी से फैलने पर चिंता जताई और वैक्सीन की बर्बादी करने वाले राज्यों को आगाह किया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात की और दोनों राज्यों में जांच और इलाज को तेज करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को इस महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया। इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वैक्सीन की 10% डोज बर्बाद हुई, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना की वैक्सीन 10 या 20 डोज के पैकेट में आती है और एक समय में 10 या 20 लोग हों तभी वो पूरा पैकेट इस्तेमाल हो सकता है, वरना बची हुई डोज खराब हो जाती है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निर्देश मिलने के बाद बीजेपी भी वैक्सीन लगाने के अभियान को सफल बनाने में जुट गई। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को वैक्सीन लगाने के अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बीजेपी के सभी सांसद और कार्यकर्ता इस अभियान में जुट गए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 100 सांसद होंगे। ये सांसद और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता न सिर्फ वैक्सीन पर उठ रही आशंकाओं को दूर करेंगे, बल्कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक भी लाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 20,000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। इन केंद्रों पर बीजेपी सांसद और पार्टी कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। इसके अलावा हर सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाया जाए, जहां पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की हर जरूरी मदद करेंगे। खास बात यह कि इस अभियान की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़े हैं। बांग्लादेश की ओर से 1000 से भी ज्यादा
बार इस तरह की हरकत की गई है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 61 बार घुसपैठ की साजिश रची गई है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर भी घुसपैठ की 63 घटनाएं सामने आई। हालांकि भारत से लगी चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा से घुसपैठ की कोशिश ना के बराबर रही। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए सरकार ने वहां कटीले तार लगाने का काम तेज कर दिया है और इसके अलावा केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों से भी इस मसले पर लगातार बात कर रही है जिनके इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारबाग और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंक मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अनोखा तरीका निकाला। इन स्टेशनों के लिए लंगूर पालने वाले कुछ लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया, जो लंगूर की आवाज निकालकर वहां मौजूद बंदरों को भगाने का काम करते हैं, जिसकी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां लंगूर पालने वाले 3 लोग स्टेशन पर बंदर भगाते दिखे। स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर उन्होंने बंदरों को भगाने की कोशिश की। कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी पुल पर, तो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर वो लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को डराते दिखे। स्टेशन पर बंदरों को भगाने में जुटे इन लोगों ने बताया कि वो उनकी आवाज सुनकर क्यों भाग जाते हैं। आवाज देते हैं तो समझ लो तुम भागो, नहीं तो ऊपर से एक लंगूर आ रहा हमारा तुम्हें उठा के नीचे फेंक देगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों ने भी रेलवे के इस कदम को सराहा। काफी सराहनीय है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसी तरह वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले कुछ लोगों को रखा गया। गुजरात के सानंद से कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेतों में आग लगने से तैयार फसल राख हो गई। बताया गया कि आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसने वहां मौजूद खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया। देखते ही देखते कई खेत आग की चपेट में आ गए। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंजर को देखकर अफरा तफरी मच गई और किसान इधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई खेतों में तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह से राख हो गई। दुनिया को कमाल के रोबोट देने के लिए अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी और कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने हाथ मिला लिया। इसके लिए 544 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से खास तौर पर बनाई गई एक बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में अलग अलग तरह के रोबोट अपने जलवे दिखाते नजर आए। 2 रोबोट तो किसी जानवर की तरह 4 पैरों वाले दिखे, लेकिन हूबहू इंसान जैसी कदकाठी वाला एक रोबोट तो बिल्कुल इंसान की तरह ट्रेडमिल पर वॉक करता नजर आया। उस पर बस सिर लगाने की कमी थी। फर्श पर तो वो आराम से चलता हुआ दिखा। रेत पर चलते हुए भी वो एक बार भी नहीं लड़खड़ाया। बताया गया कि फोर्ड के इंजीनियर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब मिलकर काम करेंगे ताकि रोबोटिक्स की दुनिया में नए कारनामे किए जा सकें। प्रधानमंत्री पर दिए अपने बयान पर राहुल गांधी घिर गए। लोकतंत्र की बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला किया और इशारों इशारों में प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से कर डाली। Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were. You can destroy an electoral democracy in the 21st century if you've got Facebook, if you've got WhatsApp. जिसके बाद बीजेपी ने राहुल के बयान को देश के सम्मान से जोड़ते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच शाम 7 बजे अहमदाबाद में चौथा T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती पर उन्हें याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीयों के लिए भी एक हीरो हैं। पीएम अगले हफ्ते 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। वहां वो शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा होगा। ओडिशा में 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया। कोरोना खतरे की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा और शुवेंदु अधिकारी पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से शुवेंदु का नाम हटाने की मांग की। बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ नाम के एक आतंकी संगठन बड़े हमले की फिराक में है।
न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि बारामूला के पट्टन इलाके में बड़े आतंकी हमले का खतरा है। खबर है कि वहां टीआरएफ से जुड़े कई आतंकी छिपे हैं। टीआरएफ एक ऐसा संगठन है जिसे लश्कर तैयबा चलाता है। इस संगठन का पिछले कुछ दिनों में कई मामलों में नाम भी सामने आया। हमले की साजिश का पता चलते ही सुरक्षा बल ने पट्टन इलाके में कई जगहों पर लश्कर तैयबा के आतंकी खुर्शीद अहमद मीर के पोस्टर लगवा दिए हैं और इस आतंकी पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, बारामूला के अलावा श्रीनगर में भी टीआरएफ के 4 आतंकियों की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को श्रीनगर पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। खबर है कि आतंकियों को ये सभी निर्देश कुलगाम में बैठा टीआरएफ का सरगना अब्बास शेख दे रहा है। सचिन वाजे केस में एनआईए की जांच के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिरी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया। तबादले के बाद उन्हें होमगार्ड्स का महानिदेशक बनाया गया। उनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 58 साल के हेमंत नगराले 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी के पद पर तैनात थे। मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासर्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यमन में सेना और हूथी विद्रोहियों में चल रही खूनी जंग के बीच वहां के शहर मरीब के एक बाजार में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि इस हमले के पीछे यमन सरकार का सिरदर्द बन चुके हूथी विद्रोहियों का हाथ है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बाजार के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जमीन और गाड़ियों पर खून बिखरा हुआ नजर आया। इस हमले में जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया और मिसाइल की चपेट में आई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हमले में सही सलामत बचे लोगों ने इस जंग में शामिल संगठनों और हूथी विद्रोहियों से अपील की कि वो नागरिकों को निशाना ना बनाएं। ماذا بالمناطق اللي مش موجود فيها لا عسكرات ولا ثكلات عسكرية ولا